गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। ये पाठ कृतिका पुस्तक से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। पाठ को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा पाठ को दोहरा लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पाठ में पढ़ा था कि जो रानी एलिजाबेथ हैं वो अपने पति के साथ भारतीय दौरे पर आने वाली, मतलब भारत के दौरे पर आने वाली हैं और उसकी जो है बहुत जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हर छोटी से छोटी बात रानी के बारे में जो लंदन के अखबारों में छपता है वही अगले दिन यहाँ भी, यानी कि भारत में भी देखने को मिलता है। हर छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के अखबारों में दिखाया जा रहा था। दिल्ली में भी उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही थीं। रातों रात पुरानी सड़कों को नया बना दिया गया, इमारतों को सजा दिया गया। लेकिन उस समय सबसे बड़ी एक समस्या यह थी कि इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, लाट लगी हुई थी, उसकी नाक जो थी वो गायब हो गई थी। अब रानी आए और उनके सामने जॉर्ज पंचम की नाक ना हो तो ये तो फिर परेशानी वाली बात है, क्योंकि वो बुरा मान सकती हैं। और ये जो लोग, यानी कि भारतीय प्रशासक जो थे हमारे, वो रानी एलिजाबेथ को प्रभावित करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। उनका ये जो प्रयास था वो अधूरा रह जाता। तो ये तो बहुत ही बड़ी परेशानी की कारण थी उस समय। तो उन लोगों ने इस समस्या को हल करने के लिए एक मूर्तिकार कलाकार को बुलाया, यानी कि एक मूर्तिकार को बुलाया जो इस समस्या को हल कर सके। उसने आते ही सबको बहुत परेशान देखा, लेकिन फिर भी उसने सबको ये हिम्मत बंधाया कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो इस काम को कर लेगा। लेकिन उसे बस ये जानकारी चाहिए कि ये लाट जो है वो किस किस्म के पत्थर से बना है और उसे कहाँ से लाया गया है, ताकि उसे इस काम को करने में थोड़ी सुविधा हो। लेकिन जो है ये काम सब एक दूसरे पर डालने का प्रयास करते हैं। अंत में फिर से क्लर्क को बुलाया जाता है और उसे ये काम सौंप दिया जाता है। लेकिन अंत में वो भी क्लर्क आके बताता है कि सारी जानकारी जो है वो फाइलें हजम कर चुकी है, मतलब अब कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं बची है। आइए अब आगे का पाठ देख लेते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। फिर से एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे, मतलब यह काम दे दिया गया, उसकी जिम्मेदारी पर यह काम करने के लिए उसको दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार, मतलब पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो आप पर है। आखिर मूर्तिकार फिर से आया, उसको बुलाया गया, वो आया। उसने मसला फिर से हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो मत परेशान होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। वो बोलता है कि वो स्वयं पहाड़ों पर जाएगा और ऐसे पत्थर को ढूंढने का प्रयास करेगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत है बस खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। सभापति जो है मूर्तिकार की बात सुनकर उनमें एक उम्मीद जाग जाती है और वो ऐसी बात बोलते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हमारे भारत में हर चीज जो है वो मिलती है, बस हमें मेहनत करना है और उसे ढूंढ लेना है और इस कारण हम जो है वो आगे चल के सफल होंगे और हमारा जीवन जो होगा कैसा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। आइए पाठ को आगे देखते हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। यहाँ पे देखने वाली बात है बेटा कि सरकारी जो काम के लिए पैसे दिए जाते हैं, लोग उसका इस्तेमाल किस तरीके से किए जाते हैं। ये मूर्तिकार भी अपने घूमने के ऊपर ये पूरे पैसे खर्च कर रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत, बहुत ही परेशानी बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दिया। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा, मतलब जगह जगह खोज डाला, लेकिन ऐसा पत्थर तो मिला ही नहीं। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? सभापति तैश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात करते हैं, विदेशों की सारी चीजें हमने अपना ली। यहाँ पे ये व्यंग कसा जा रहा है कि हम भारतीय जो हैं
अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता से किस तरीके से जुड़े हुए, उसे कैसे प्रभावित हैं, और वहाँ के सोच विचार रहन सहन को हमने किस हद तक अपना लिया है, ये यहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब ये सब हो चुका है तो आखिर ये पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों वालों तक ना पहुंचे, मतलब किसी भी मीडिया तक ये बात ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया गया और कमरे के सब दरवाजे भी बंद कर दिए गए, मतलब अब वहां की कोई बात बाहर नहीं जा सकती थी। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस स्लैट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यहाँ बेटा नाक जो है वो इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। अब मूर्तिकार यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे कई बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां भी रखी गई हैं और उसकी नाक भी है, तो ऐसा किया जाए कि उसकी एक नाक को काट के और इसको वहां पर लगा दिया जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है हमारे भारतीय महापुरुषों का किसके साथ, जॉर्ज पंचम के साथ, है ना। लेकिन हम भारतीय कैसे अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार हैं और अपने को कम महत्व देते हैं, इसलिए जो अपने महापुरुष थे उनके नाक को भी वो तोड़ के लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। पहले तो सबकी आंखों में परेशानी दिखी, लेकिन जैसे कि लोग आजकल अपना काम निकालना सीख गए हैं, उन भारतीयों ने भी यही निर्णय लिया और धीरे से कहा। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी कि उन्होंने इस चीज की इजाजत दे दी कि वो हमारे यहाँ के महापुरुषों की नाक को वहां पर लगा सकते हैं। इस यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि हमने जो है अपने आप को मुक्त तो करवा लिया है, लेकिन हम अपने सोच विचार से आज भी मुक्त नहीं हुए हैं और आज भी हम उन विदेशियों को उतना ही महत्व देते हैं। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास तो था ही। वो दिल्ली गया, मुंबई गया, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावंसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, मतलब छू कर देखा, नापा भी। तब वहां उस संतुष्टि नहीं हुई तो वो कहाँ भागा, गुजरात भागा। गांधी, आगे पढ़ते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर भागा। वहां जाकर उसने गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ वहां से चल दिया। बिहार होता हुआ वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, मतलब सारे लोगों की मूर्तियों को उसने अपने तरफ से परखा। घबराहट में वो मद्रास भी पहुंच गया, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि से भी सामना हो मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का उसने दौरा किया और पंजाब पहुंच गया। वहां जाके उसने लाला लाजपत राय और भगत सिंह की मूर्तियों से भी उसका सामना हुआ। अंत में वो दिल्ली पहुंचा और उसने फिर से अपनी मुश्किल बताई कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, मतलब चक्कर लगा कर आ गया। सब मूर्तियां मैं दिखाया, सबकी नाकों का मैंने नाक ले लिया, मतलब जितनी भी नाकें उसने देखी सबका उसने नाप लिया। पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कहने का मतलब क्या, नाक किसकी छोटी है, जॉर्ज पंचम की, मतलब उनकी इज्जत जो है, उनका सम्मान जो है वो छोटा है, और हमारे यहाँ के जितने भी महापुरुषों के नाक है वो उनसे बड़े हैं। कहने का मतलब कि उनका इज्जत, उनका सम्मान उन सबसे ज्यादा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, परेशान होने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। यहाँ कहने का मतलब कि वो छोटे बच्चे जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका मान सम्मान भी हमारा इनसे अधिक है, मतलब हम इन विदेशियों को उतना महत्व नहीं दे सकते। यहाँ पे ये चीज दिखाया जा रहा है। अब वो सारी परेशानी बताते कि अब बताइए आप ही कि अब मैं क्या करूं। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची कि जो मूर्ति के नाप की नाक है वो मिल ही नहीं रही है, न बच्चों की नाक उनसे मिली, न महापुरुषों की नाक उनसे मिली। बड़ी खलबली मच गई।
अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है, उनके सामने अपनी इज्जत कम करने वाली बात है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। जैसे कि हमने देखा कि उसके पास पैसे नहीं थे मूर्तिकार के पास, तो वो पैसे कमाने का कोई भी अवसर जो था वो तो पक्का नहीं छोड़ेगा। तो वो हार मानने वाला नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में फिर से एक प्लानिंग आ गई, उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद हो गए और मूर्तिकार ने फिर से एक नई योजना सबके सामने बोल डाली। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कि अब तो ये नाक कहीं मिल नहीं रही है ना? तो अब ये जो है जनता में से ही किसी की एक नाक को काट कर उस पे लगा दिया जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, मतलब घबराया, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। बोलते कि उसकी चिंता आप मत कीजिए कि जिंदा नाक आएगी कहाँ से, उसका सारा जिम्मा मेरा है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। फिर से उसको आज्ञा दे दिया गया कि वो काम को कर ले। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, यही खबर आई थी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी कि ये सब होने वाला है। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और अंत में वह दिन आ ही गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, मतलब देखने में एकदम असली लग रही थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और ध्यान देने वाली थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन मतलब स्वागत नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था और किसी का भी ताजा चित्र नहीं छिपा था। अंत में क्या होता है कि जिंदा नाक लगाने की बात जो होती है उस पर अमल किया जाता है और वो जिंदा नाक लगा भी दी जाती है। कहने की बात ये कि जो इन भारतीयों ने क्या किया, रानी एलिजाबेथ को ही ज़्यादा महत्व दिया और अपने स्वाभिमान को सबने चोट पहुंचाई। ये सब तो हुआ ठीक है, लेकिन सारा अखबार जो था वो उस दिन चुप बैठा हुआ था। कहीं भी कोई उद्घाटन नहीं हुए, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। आखिर ये सब हुआ क्यों? सब अखबार खाली थे, नाक तो एक ही चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब अपने इज्जत को कम पा के, अपने स्वाभिमान पे चोट खा के किसी को भी उस दिन बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम भारतीयों के स्वाभिमान को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया।